ब्लड फॉरवर्ड, है ना, आगे नहीं बढ़ सकता, फिर क्या हो जाएगा, तो जमा हो जाएगा पीछे की तरफ, फ्लूइड बैकअप, इंक्रीज प्रेशर विद ऑल ऑर्गन पर्टिकुलरली लंग्स, लीवर, लिव्स। इतना तो मालूम हो गया कि हाँ, कि मुझे पूरा स्टूडेंट बताया था मैंने कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, बाद में फिर आर्टरीज, है ना, उसके बाद सुपीरियर में क्या हुआ, इंफीरियर में क्या हुआ, लीवर, ऐसा करके पूरा एंड। ऑर्गन रिस्पॉन्स, लंग्स के अंदर ब्लड जमा हो गया तो पल्मोनरी कंजेशन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा देखो, इंक्रीज एफर्ट टू, अभी ऐसा लिखने के बाद तो डिफिकल्टी ब्रीथिंग आपके लिए अस्थमा हो गया, आपके लिए क्या हो गया, इंक्रीज एफर्ट टू ब्रीथ बोलो तो अस्थमेटिक पेशेंट, हाँ अस्थमेटिक पेशेंट हो गया। अब देखो ये है ना किसी एलर्जन के लिए नहीं है ना, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, यही पे दूसरा एक क्वेश्चन अपन जो आगे चलके पढ़ने वाले कार्डियक अस्थमा, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कार्डियक अस्थमा बोले तो क्या, दूसरा कुछ भी नहीं है, पल्मोनरी कंजेशन को जब कार्डियक अस्थमा की तरफ लेके, ऐसा अस्थमा में कंजेशन नहीं होगा, अस्थमा में डायरेक्ट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, वहाँ की फीलिंग और यहाँ की फीलिंग बहुत अलग है। वहाँ पे पेशेंट ऐसा बोलेगा आपको कुछ तो भी टाइट स्नेक्स आ रहा है, पेशेंट के सेंसेशन ही चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे 100% जब वो बोलेगा कि कुछ तो भी ऑब्स्ट्रक्टेड जैसा लग रहा है, दोनों की फीलिंग अलग है, तो इसलिए इंक्रीज एफर्ट टू ब्रीथ, और ये इसका रिलेशन है ना आपके ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, लॉफिंग, ये सब जगह पे ये काम करें। जितने भी कार्डियक मेडिसिन देख रहे ना, तो एग्रीवेशन फ्रॉम पढ़ेगी दिमाग में, छोड़ देंगे लोग, सीटिंग छोड़ देंगे, अब उसका रिलेशन नहीं है, फिर उसके अंदर जाके देखो आप, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि टॉकिंग, लॉफिंग, वॉकिंग, तो क्यों, क्योंकि हार्ट फॉर्म कर रहा, लंग्स नहीं वहाँ, लंग्स का कैसा है डायरेक्ट रिलेशन एलर्जन के साथ, कुछ एलर्जन आ गए आपको, ठंडी महसूस हो गई, अस्थमैटिक अटैक, कुछ खाने में आया एलर्जी, अस्थमैटिक अटैक, राइट, जो दो टाइप आपने देखे होंगे अस्थमा के, एट्रोपिक एंड नॉन एट्रोपिक टाइप, या फिर उसको अपन प्राइमरी सेकेंडरी भी नाम है वो, और इसके अंदर का इंक्रीज एफर्ट टू ब्रीथ क्या अलग है, दोनों के अंदर पेशेंट एक ही सिम्टम बताएगा, लंग्स के अंदर भी सांस लेने में तकलीफ हो रही, तो आप ऐसे मत सोचो कि अस्थमा, हार्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। फ्लूइड स्टार्ट टू एस्केप इनटू अल्वेओलाई, दैट इज पल्मोनरी एडिमा, पहले पल्मोनरी कंजेशन, बाद में पल्मोनरी एडिमा, अब उसके बाद फिर फ्लूइड इंटरफेयर विद द O2 एक्सचेंज, और आहिस्ते आहिस्ते ब्लड में हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाएगी, और जैसा हाइपोक्सिक आ गया तो और ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और ज़्यादा एग्रीवेशन ऑफ ब्रीथ, तो लंग्स के सिम्टम पहले चालू हो जाएंगे, पल्मोनरी कंजेशन फॉलोड बाय इंक्रीज एफर्ट टू ब्रीथ, उसके बाद फ्लूइड स्टार्ट टू एस्केप, दैट इज पल्मोनरी एडिमा, उसके बाद O2 एक्सचेंज, इंटरफेयर एंड हाइपोक्सिया, सबसे लास्ट और एग्रीवेशन हो जाएगा, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब क्या देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग, इसलिए बता रहा था मैं, मे बी अर्ली सिम्टम, तो हार्ट फेल्यूर के पहले ये स्टार्ट हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बराबर है, क्यों, ये याद, ये सबसे मेन, हाँ पेशेंट क्या हो रहा, जैसा हार्ट बीट हो रहा ना, अनेबल टू पंप, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लंग्स, जैसा लंग्स तक आ गया कि पहले सिम्टम ये नहीं क्या, यहाँ पे आप पहचानो कि उसका हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिसगाइडिंग सबसे ज़्यादा है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होने की वजह से जीपी वाले क्या करते हैं, हाँ पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं,
चेस्ट फिजिशियन के पास भेज देते और वो पंप चालू कर देते, वो नहीं सोचते बाहर हटका हुआ। और फिर वो 1-1.5 साल पंप लेके पूरा हार्ट को ऐसा इलाज करके बाद में फिर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तब तक क्या फायदा उसके बाद। चलो, shortness of breath during exertion and may early symptom and progresses and later require extra pillow at night to breathe. दो बार बताया मैंने कि उसको दो पिलो एक ही कंफर्मेशन सिम्टम एंटीटार हेड हाई पोजीशन। क्यों है वैसा? देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ जाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ये ब्रूइंग में आने वाला सिम्टम है क्या? नहीं ऐसा दवाई दिया ना लेकिन 4 किलो एक सो गया, ऐसा ब्रूइंग में आने वाला नहीं, क्लिनिकल सिम्टम है। इसलिए बता मैं पढ़ते वक्त थोड़ा सा याद रखो कौन सा पार्ट क्लिनिकल की तरफ जा रहा है, अलर्ट की तरफ जा रहा है, और कौन सा पार्ट सेपरेट है, हम उसको समझा आपको। तो डे बाय डे ना क्लिनिकल सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं मैथमेटिक का कैंसर, जो नए मैथमेटिक आने वाले अभी इसके आगे वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर, अभी वो गोइंग के ऊपर नहीं है। जो हमको प्रैक्टिस में दिखा वो हमने नहीं, एंटीटार देते वक्त हमको क्या क्या मिला, हाँ साफ रहते वक्त उसको डर था, ये था वो था, उसके ऊपर हमने मैथमेटिकल लिख दी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल के नहीं लिखे, इसलिए थेरेपेटिक्स क्यों बढ़े इतने किताब, क्लिनिकल प्रैक्टिस की वजह से। Later require extra pillow at night to breathe and experience PND और proximal nocturnal dyspnea। क्यों? ये आने की वजह क्या है? हाँ कहाँ पे गया? हाइपोक्सिया। रात में क्या हो रहा है? ज़्यादा ऑक्सीजन कम लग रहा, कम होने की वजह से उसको फिर रात में ही वैसा महसूस। और एक मेडिसिन, हाँ चलो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन बाहर आ गया, मैं ऐसा दे सकता फिर लैकेसिस विद एडोलिस है ना, लैकेसिस विद डिसडेलिस, हेमोरेजिक डायलिसिस। इसलिए अर्ली साइन एंड सिम्टम यहाँ मिल सकते हैं, अर्ली साइन एंड सिम्टम। तो मैं हमेशा बोलता कि ये सिम्टम सर कहाँ पढ़ते हैं आप, क्यों पढ़ते हैं ना। लंग्स हार्ट फेलियर के अंदर जैसा हार्ट फेलियर होने जा रहा उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, और इट रिक्वायर एक्स्ट्रा पिलो एट नाइट टू ब्रीथ। और ये किसी ने पढ़े नहीं होंगे ना अभी तक कंसेप्ट के अंदर, बोरी के अंदर का पहला पैराग्राफ और उसकी लास्ट सेंटेंस पढ़ने, बोरी के अंदर पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर लास्ट के 2 सेंटेंस आप चलो है ना, मिल जाएगा आपको उतना ले होंगे। और एक अर्ली साइन के अंदर अब अपन ये लंग्स देखें, अब लेग्स, एंकल्स, फीट्स, ब्लड फ्रॉम फीट्स एंड लेग्स, backup of fluid and pressure in these area as heart unable to pump blood as promptly as the receiving. Increased fluid within the feet and legs, that is the pedal or dependent edema or gravitational edema as the both in name is, right? And increase in heavy limbs. Starting के symptom मैं बोलता हूँ ना, जिसको है ना थायराइड नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है और सडन वीकनेस फील कर रहा हो, सडन वीकनेस फील कर रहा, देखो आपके पास ऐसा केस आया तो 100% ये याद करो कि हमारे लेक्चर में हुआ था, उनका हमने इसको बचाया, वो हार्ट फेलियर की तरफ जाए। चलो क्या बोल दिया मैंने, हाँ थायराइड नहीं है उसको, डायबिटीज नहीं है, राइट, लेकिन वो फील कर रहा है सडन वीकनेस, जैसा 5-6 बज गए और उसको वीकनेस ज़्यादा महसूस होना चालू हो गया और 1-2 घंटे के लिए वीकनेस सिर्फ घर पे लेटा हुआ है, तो उसका हार्ट पंपिंग देखो वीक हो जाएगा और वो हार्ट की तरफ जा रहा, और उसी समय वो कार दबाने लगा है, तो तब समझ में आएगा कि उसके पैर के ऊपर क्या है,
हेवीनेस, देखो पहले लंग्स बता दिया, हाँ अभी पैर के बाद पर्टिकुलर टीबिया यहाँ पे दिखा हुआ है ना, ये वहाँ पे देखने का, एंकल के आजू बाजू मत देखो, वो किडनी के लिए है। तो बात बता देंगे कि ये ऐसा एरिया क्यों है, एडहेरेंट टू बोन, ये भी एक रूब्रिक है। आपने इसका एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन ये हार्ट के लिए बहुत बड़ा रूब्रिक है। और एडहेरेंट टू बोन जितने भी स्किन प्रॉब्लम है ना, वो हार्ट के रिलेटेड है। क्या बोलिए? हाँ रिपीट, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था ना, तो बता रहा हूँ। हाँ जहाँ पे भी आपको स्किन प्रॉब्लम, और वो भी एकदम बोन की नजर, मतलब बोन की जो स्किन है, एग्जांपल जैसे टीबिया, मतलब टीबिया लगने वाला है आपके बाहर पे, वो एरिया में स्किन प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो हार्ट भी चेक करो उसका। ये कब आने वाला है, आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि स्किन प्रॉब्लम विद हार्ट डिजीज। आप स्किन प्रॉब्लम देख के भी पता चल सकता है कि हाँ उसको हार्ट प्रॉब्लम है। आपने कभी देखे होंगे ऐसे मेडिसिन भी है आपके पास, हाँ स्किन एलिमेंट्स विद हार्ट, तो एंजियोप्लास्टी होने के बाद सडनली उसको एक अलग स्किन प्रॉब्लम आ जाए, राइट? वो भी कौन सी एरिया में, एडहेरेंट टू द बोन वाले एरिया, कान के पीछे एकदम। लेकिन आपके लिए कैसा है, तो स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज है, उधर जाएंगे तो अपन डॉक्टर थोड़ा दिमाग के तरफ जाएंगे अपन। तो विदिन अ फीट्स पेडल एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा, और इसको दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल एडिमा, इंक्रीज इन राइट, पर को हेवीनेस फील होगा, वेटेड फील होगा। आप हार्ट फेलियर के अंदर तो डिवीजन एक बार फिर से, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन में कॉजेस डिजीनेस, राइट? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी कॉजेस बॉडी टू रिटेन सॉल्ट एंड वाटर। ये एकदम अभी शॉर्ट है ना, ये सब आपको हो गया पूरा, इसलिए शॉर्ट। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द लेग कॉजेस फटीग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, आप इसको कैसा ले रहे और पेशेंट को कैसा एनालिसिस कर रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट ने बता दिया आपको कि आजकल ऐसा हो रहा है कि दिन भर थोड़ा एक्टिविटी हो गई, दोपहर के बाद या 4-5 बजे बाद ऐसा लग रहा है पैर पूरी तरह से अभी चल नहीं सकते, और एकदम ट्रीटमेंट वीकनेस, चाय ले लो, कुछ खा लो, कुछ भी वो वीकनेस नहीं इफेक्ट नहीं करा सकते, इतना मालूम हो रहा। चलो भाई, ये सब की वजह है हार्ट। तो इम्पोर्टेंट most common almost finding decrease in left ventricular, समझ में आया ना प्रॉब्लम कहाँ पे सिस्टोलिक फेलियर का? हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में है। जो आउटपुट है, जो बाहर फटना चाहिए ब्लड, वो इजेक्शन नहीं हो रहा और वो बिलो हो जाएगा। उस दिन बताया था मैंने कि नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 40 के भी नीचे आ जाएगा, ये उसको बोलेंगे अपन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या हार्ट फेलियर साइड का, ड्यू टू द इम्पेयर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, है ना, मसल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा बोल के समझो। सेकंड नंबर, इंक्रीज आफ्टर लोड, दैट इज हाइपरटेंशन। जिनको हाइपरटेंशन हो गया, राइट, हाँ उनको ऐसा हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, किसी वजह से हार्ट इलाज हो, कार्डियोमेगेली बोलो इसको, थोड़ा छोड़ दीजिए, कार्डियोमेगेली हो सकती है। एंड मैकेनिकल एब्नॉर्मलिटीज, इसके अंदर वॉल डिसीजेस, इसमें सब आ गया, माइटल स्टेनोसिस, माइटल इरिगेशन, सब आ गया, राइट। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्ट्स, चारों भी बहुत मेन है। उस दिन मैंने बताया था आपको कान, है ना, हार्ट के लिए कान बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे देखिए, तभी जाके चेकिए सभी लोगों के जिनके कान उनमें कुछ नहीं करना चाहिए, हार्ट वाले को इसको मालूम है। इसे देखो हम लोग बोलते तो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, बाद में जब कोई आंसर देगा तो मैं बराबर आंसर दूंगा। मैं तो बोलता ना कभी कभी इट इज अ फर्स्ट, इससे ये जो आ रहे हैं ना डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, एडिमा, इससे भी पहले आप पहचान सकते हैं।
और बच्चों के अंदर तो बहुत जल्दी पता सकते कि हाँ इतना कान का रिलेशन हार्ट के साथ। कान और एक चीज है बताया हमने दांत से अच्छा भी, जैसे आंखों का रिलेशन मैंने बताया आपको ब्रेन के साथ। अब आंखों का दूसरा जो बैक साइड का रिलेशन है वो हार्ट के साथ कैसा है वो भी बताऊंगा। फिर लंग्स बताऊंगा, फिर लंग्स को आपको सबसे अच्छी चीज महसूस हो जाएगी क्या ये क्या रिलेशन है माइंड के साथ और कैसा मोटाबिलिटी का बनी होती है और कैसे आपको अफेक्शनेट ऑर्गन मिलने चाहिए। आपने कभी इतने गौर से इतने डिटेल में इसको सब क्लाउडी होता ना, क्लाउडी फेस निकाल के नहीं पड़े मतलब सुपरफिशियल कैसा होता ना छेटे निकाल वर्किंग नहीं है। राइट, एंडोलिंक बद्दल बोलते हैं, एंडोलिंकमुळं कधी कधी इम्बॅलन्स होते, चक्कर येते, पण त्याचं हार्टचं सोबत काय रिलेशन चालतं काय केलं बद्दल खूप छान कोणत्या गोष्ट आहे त्याबद्दल मला खूप आनंद आहे आणि एकदम करेक्ट आहे। सगळ्यात जास्त सांगतो मी टिनायटस विथ हायपरटेन्शन हे काय येते कारण हायपरनायट्रेमिया मीठ वाढलं ब्लड मध्ये त्या एंडोलिंक मध्ये वाढतं। फर्स्ट नेहमीच हे सांगत असतो एंडोलिंक मध्ये मिठाचं प्रमाण झालं की त्याला ऐकायला कमी यायला लागतं। म्हणून हायपरनायट्रेमिया नायट्रम मोड मध्ये त्यांना ऐकायला येत नाही, काही अँगल मध्ये तर अजिबात ऐकायला येत नाही। एक्झाम्पल म्हणजे काय तिथे बाजूला उभं टाकून बोलायचं त्यांना ऐकायला येत नाही, समोरून बोललं तर किंवा मागून बोललं तरच त्यांना चांगलं ऐकायला येतं असं लिहिलंय। हा मी नाही बोलायचो, तुम्ही वाचत नाही म्हणजे तुमच्याकडे असं मला सांगायला लागतं मध्ये वाक्य मी नाही लिहिलं। हायपरनायट्रेमिया एकदम करेक्ट आहे बघा, एंडोलिंफ मध्ये सोडियम वाढला की ऐकायला येत नाही हे असं लिहिलेलं आहे। म्हणून कॉज आहे नायट्रम मोड मध्ये डेफनेस पहिल्या आधी येतात 100% हे बरोबर। पण माझं प्रश्न असा आहे हार्ट आणि कान यांचं रिलेशन कुठे आहे? एकदम करेक्ट आंसर है। आपने अगर नेट पे भी सर्च किए होंगे तो ये मिल जाएगा आपको कि सबसे ओवर सेंसिटिव इसके लिए क्या देखना चाहिए था, सबसे ओवर सेंसिटिव तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अपने सिर्फ देखो कितने हैं, देखो एकदम ट्रिमेंडस ऐसे आंकड़े ना, सिर्फ 18 पार्ट बॉडी में ऐसे हैं कि जो ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन किसी बार जमता नहीं उनको, कांस्टेंट ब्लड फ्लो होना, कार्डियक पंप थोड़ा भी कम हो गया कि आपका कॉक्लिया आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको सडन डेफनेस आ सकता है हार्ट फेलियर का। यानी हार्ट फेलियर आने के चांसेस कुछ दिन से सुनाई नहीं देंगे उसको और बाद में सडनली एक दिन आईसीयू में एडमिट ड्यू टू द हार्ट प्रॉब्लम। देखो जिसके कान ऐसा होता है उन्होंने हार्ट लिखा हुआ है और मटर मेडिका में बहुत अच्छी तरह से हर एक पेशेंट एपोनेट देखो कौन सा भी देखो हार्ट और ईयर दोनों सिम्टम एक दूसरे को मैच सेपरेट ऐसा नहीं है कि इंफ्लेमेशन ऑफ ऐसा कुछ नहीं है, वो लोकल प्रॉब्लम है इंफ्लेमेशन कान पे, लेकिन यहाँ पे हार्ट के वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है कान को वो अलग है कॉक्लिया। सेम ऐसा दोनों भी और दो जो पार्ट बताया उसके लिए ये रिलेशन है, लेकिन आप पढ़ाई करो तो बता देंगे और आप भी जब किसी को बताएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि हमारे सर ने बताया मतलब आपको बताया ऐसा कुछ है आपसे क्योंकि मैंने बताया ना एक बार डाउट करो बिंदास करो, नहीं मिला मैं आज न कल जो आएगा मेरे पास उसको बता दूंगा, क्लास में नहीं बताऊंगा, ऐसा आंसर आया तो क्लास में। वो एरिया का नाम है कॉक्लिया। चलो और तीनों एरिया में अलग अलग पार्ट है, इनर ईयर किसी और के लिए है, मिडिल ईयर किसी और के लिए और एक्सटर्नल ईयर किसी और के लिए। तीनों एरिया अलग अलग ऑर्गन के लिए है। तो कौन से एरिया में कान के क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह उसके ऊपर कौन सा एरिया आपको देखना चाहिए वो मालूम हो जाएगा, इसलिए केस टेकिंग इम्पोर्टेंट है। पेशेंट ने आया, पेशेंट ने बोल दिया कान की तकलीफ है और आपने उसको पूछ लिया कि हार्ट के लिए क्या प्रॉब्लम है या वीकनेस आ रहा है रात में, और उसने बोल दिया सर आपने कैसे पहचान लिया रात में तो वीकनेस आ रहा, तो हम बताने वाले थे। अच्छा तब ऊपर जाने के बाद क्या कमाल है, आपको मालूम होना चाहिए अभी कान की तकलीफ है तो हार्ट की तकलीफ है तो फिर इम्बैलेंस तो सब कुछ
इसलिए बोलता हूँ मैं थोड़ा पढ़ाई करूँ बस, काफी कुछ नहीं। झालं बोलणं, ऐका आता. Diagnosis based on presence of pulmonary congestion, pulmonary hypertension, ventricular hypertrophy. तीनों भी एक साथ एक लाइन में बता दिया था इसके पहले भी. अब नॉर्मल इंजेक्शन फ्रिक्शन, now why not have much blood to inject? That is the diastolic failure. और mixed दोनों भी हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा. And biventricular ये ज़्यादा थोड़ा सा weak रहेगा. तो आपके लिए दो कॉमन diastolic and systolic. मिक्स भी हो सकता और बायोवेंट्रिकुलर भी हो सकता, थोड़ा सा डिफरेंस कभी मसल में तो कभी वॉल. ये थोड़ा इनलार्ज हार्ट दैट इज कार्डियोमायोपैथी, इसलिए कार्डियोवेगल भी बोल सकते हैं. एंड इनलार्ज हार्ट इज अ साइन दैट द हार्ट मे बी ओवरवर्क. थिन क्यूबिकल लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल दिखेगा. ये जो जाड़ी है ना, ये ऐसा बड़ी बड़ी दिखती है यहाँ पे ऐसा, तो ये तो यहाँ पे कम देखने को मिलेगी और इसकी वजह से पंपिंग नहीं होती. तो आपने कुछ मेडिसिन जो है वो मसल पे एक्ट है, स्ट्रिक्टेड मसल पे, तो कुछ मेडिसिन मैकेनिज्म पे एक्ट है. तो कौन सा मैकेनिज्म पे एक्ट है और कौन सा नहीं है मुझे पता है. मैंने एडोनिस जिटालिस कंपेयर करो एक बार, फिर मिल जाएगा आपको. पैथोफिजियोलॉजी, ये फर्स्ट सेंटेंस याद है और मेडिसिन का नाम बोलो. कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ कार्डियक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. ब्रैकिकार्डिया मालूम है इसका मीनिंग, इंक्रीज राइट. वेंट्रिकुलर डायलेटेशन, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ देखेंगे अपन इसको. मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, तीनों भी चीज एक साथ देखने को मिलेंगी. कौन से मैकेनिज्म में? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कभी नहीं मालूम है, शॉक के अंदर देखकर अपन ने हार्ट का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म लॉन्ग लॉन्ग है तो सेकंड ईयर. हाँ, शॉक के अंदर कार्डियोलिक शॉक. हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन होता प्रक्रिया वेंट्रिकुलर डायलेटेशन मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी. पटकन मला लक्षात असेल ते सांगा. बघू आपण येणार आहे ते पुढच्या क्वेश्चन मध्ये. लक्षात ठेवा, पण शब्द तर लक्षात ठेवा, तुम्हाला लक्षात येईल. होम्योस्टैटिक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, मतलब अब कार्डियक ने काम कर रहा है लेकिन आपके बॉडी के अदर पार्ट हार्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. और उसके अंदर फर्स्ट आएगा किडनी, लीवर और वेस्कुलर सिस्टम रिजल्टिंग इन वेसोकंस्ट्रिक्शन व्हाट अफेक्ट्स द आफ्टर फ्लो. राइट, तो मेरे हिसाब से किडनी फर्स्ट ले लो, सेकंड लीवर और थर्ड वेस्कुलर सिस्टम, वो भी आफ्टर फ्लो वाली. हाँ, और ये सब तीनों के लिए एक ही नर्व काम करेगी, वो है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. फर्स्ट लाइन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये भी कंपेंसेटरी है, हार्ट को बचाने की कोशिश. वही टाइप का आपके पास पेशेंट आ, पहले कार्डियक काम करेंगे, कुछ कार्डियक फेलियर हो गया तो कार्डियक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेलियर हो गया, तो आपके लिए काम करेगा कौन? बॉडी के अंदर हेमोस्टैटिक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. कंपेंसेटरी का मीनिंग है कि बॉडी खुद ट्राई कर ली, तो आपको सिर्फ स्टिमुलेशन करके कहेगी हाँ तो आप अच्छा कर रहे करो और तो हार्ट नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन एलोपैथिक वाले यहाँ पे ऐसा उसको करने नहीं देंगे, वो इसके अपोजिट मेडिसिन डाल देंगे और यहाँ पे सप्रेशन करेंगे. जहाँ पे भी कंपेंसेटरी वर्ड आया वो होम्योपैथिक के लिए है, आपको सिर्फ स्टिमुलेट करने का वो कंपेंसेट, तो कंपेंसेट पूरी नॉर्मल आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. किडनी, लीवर और वेस्कुलर सिस्टम. आगे हाँ अभी बताया था अपन ने काउंटर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स, इंक्रीज सोडियम, रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये था देखो शॉक, कार्डियोलिक शॉक का आरए मैकेनिज्म यहाँ पे आता है. एडीएच, रिलीज ऑफ आर्टेरियल न्यूक्लिक नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर एन, एएनपी एंड बीएनपी, sodium and water exhaustion and thus prevent severe cardiac dysfunction. ये ऐसा बचा लेगा उसको. त्या लेवलला सोडियम वाढवून कमी होणं जरुरी आहे, पण एखाद्या ॲलोपॅथिक मेडिसिन स्टार्ट केली सोडियम मध्ये जमा व्हायला लागतो आणि सोडियम बाहेर जात नाही, मग त्यामुळे जास्त हार्ट कंप्रेशन जाते आणि कधीही रात्री कंटिन्यू रात्रीच का सांगितलं आपण हायपॉक्सी कंडिशन आल्याच्यामध्ये जेवढे नाईट पेशंट म्हणजे जेवढ्या आता विंटर सीझन तुम्ही कार्डियक जॉईन करा तर सगळ्यात जास्त हार्ट अटॅकचं प्रमाण
सकाळी 2:30 ते 5:30 6 आहे. बरोबर आहे. सगळ्यात जास्त हार्ट अटॅकचं प्रमाण कारण काय सिव्हिअर हार्ट अटॅक. बऱ्याच जणांना खेडेगावात लोकांना त्या स्टेजला पिढी सगळं लागतं इव्हेंट सिव्हिअर कार्डियक डिकम्प्रेशन. आगळ्याच तीनों भी कौन से मेकैनिज्म थे कंपेंसेटरी मेकैनिज्म. पहला हार्ट की तरफ से फिर बॉडी की तरफ से और फिर मेकैनिज्म रेगुलेटरी रिस्पांस. इसके अंदर और कंटिन्यूएशन में यहाँ पे और एक जन एक्शन देगा उसका नाम है एंडोथेलिन न्यूरो हार्मोनल रिस्पांस. एंडोथेलिन स्टिमुलेटेड बाय एडीएच कैटेकोलामाइन एंड एंजियोटेंसिन सेकंड और ये सब मिलके काम करेंगे आर्टेरियल वैसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड हाइपरट्रोफी. यदि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे ब्लड आउटपुट अच्छा रहेगा और आउटपुट अच्छा रहेगा तो आपका नॉर्मल लाइफ फिर से चालू हो जाएगा. देखो आपके बॉडी के अंदर है सब कुछ नॉर्मल करने वाला मैकेनिज्म हार्ट फेलियर के अंदर. लेकिन आप इसको होने देंगे या नहीं होने देंगे वो आने वाला पार्ट. आगे और थोड़ा सा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स स्पेशली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. देखो TNF रिलीज बाय कार्डियक मायोसाइट इन रिस्पांस टू कार्डियक इंजरी है ना. पहले कार्डियक आउटपुट होगा तो हार्ट के मसल के लिए भी थोड़ा सा ब्लड कम हो जाएगा. इश्यमिक अटैक नेक्रोसिस हो जाएंगे इंफ्राक्ट मायोकार्डियल इंफ्राक्ट. तो नेक्रोसिस के अंदर फिर कुछ केमिकल्स बनना चालू हो जाएंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर वो भी काम करेंगे. और वो क्या काम करेंगे डिक्रीज कार्डियक फंक्शन कार्डियक हाइपरट्रोफी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिसफंक्शन एंड मायोसाइट सेल डेथ. अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए तो 100% पेशेंट यहाँ से बाहर नहीं आएगा. टोटल फीस भर के डिस्चार्ज लेने का है. हाँ ये सबसे लास्ट स्टेज है. एक बार TNF फैक्टर बढ़ गया यहाँ से आगे जो फैक्टर आने वाला है वो डैमेज कर देगा हार्ट. इसलिए जितनी जल्दी पेशेंट को स्टिमुलेट मिलना चाहिए हार्ट के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. इसलिए न्यूरो हार्मोन रिस्पांस ओवर टाइम सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस रिजल्ट कार्डियक रेस्टिंग मसल मायोपैथी एंड फटीग. राइट. और ये फटीग आना चालू हो जाएगा. हार्ट पूरी तरह से अभी पंप करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो कांस्टेंट फंक्शन है वो उसका वीक हो जाएगा. यहाँ पे उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा. कॉक्लिया यहाँ पे सब कुछ है. अब देखो लास्ट वाला पार्ट एकदम सडन डेथ. कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को एडमिट करते हैं कंपल्सरी मेकैनिज्म अच्छा काम करने लगे 15 दिन हो गए एकदम पेशेंट बैठ के खाना भी खा रहा अभी उसको तकिया भी उतना नहीं लग रहा. राइट. और अचानक एकदम आगे 24 आवर्स का डेथ हो गई. तो इसी वजह ये आगे का फैक्टर यूरिटिक पेप्टाइड एंट्रियल यूरिटिक पेप्टाइड A, B and B type natriuretic peptide BNP release in response to increase arterial volume and ventricular pressure, promote venous and arterial vasodilation, reduces preload and afterload. अभी अंदर भी आना ब्लड कम हो जाएगा और बाहर भी जाना कम हो जाएगा. पहले एक दो भी चैनल थोड़ा अच्छा काम कर रहा था, अभी दोनों चैनल आपके वीक हो जाएंगे. और prolonged HF मेंटेन रहेगा और डिप्रेशन ऑफ दीज फैक्टर जैसे आहिस्ते वेंट्रिकुलर डायलेटेशन फीडिंग. देखो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में देखने वाले और हाइपरट्रोफी ये तीनों की वजह से सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो पढ़ो सडन कार्डियक डेथ. ओके कौन बताएगा डेफिनेशन व्हाट इज सडन कार्डियक डेथ? पढ़ा वो सब मालूम होना चाहिए. खुद पर्टिकुलर बताते रहता हूँ तो ICU में काम करके आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर कैसा बनाना चाहिए. पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वहाँ से अगले 24 आवर्स में अगर उसकी डेथ हो रही तो इट्स कॉल्ड एज सडन कार्डियक सडन डेथ. 24 आवर्स के अंदर उसको कितना भी लंबा उधर चलने दो बीमारी, लेकिन आपके क्लिनिक में आ गया एडमिशन हो गया उसका हॉस्पिटल में
वहाँ से आगे 24 आवर्स का डेथ हो रही तो वो गिना जाएगा, जिसमें सडन डेथ में गिना जाएगा. पर्टिक्युलर कार्डियक की उसका रीजन देता है. पेशंट असं कोमामध्ये आलाय आणि कोमामध्ये डेथ झाली ते सडन डेथमध्ये जास्त येत नाही. लंग रेस्पिरेटरी आरएस मध्ये होते असं, पण मॅक्सिमम सेकंड नंबरला, फर्स्ट नंबरला ह्याचाच नंबर लागतो, म्हणून सडन डेथच्या ऐवजी सडन कार्डियक डेथ असं दिलेलं आहे. एकदमच हृदय काम करणं बंद करून देतं. बरोबर आहे. म्हणून मी नेहमी सांगत असतो जे डोळ्याचे स्टिम्युलेशन आहेत ना ते तुमच्या ब्रेनला जास्त ऍक्टिव्हेट करतात आणि जे कानाने ऐकतो आपण ते हृदयाला जास्त नुकसानकारक आहे. म्हणून तुमचे बोल हे दुसऱ्याच्या हृदयात शिरायला पाहिजे असं म्हणलं जातं. ते होत नाही. आम्ही असं बोलतच नाही, आम्हाला ते जमतच नाही. म्हणजे मी खूप वेळेस अभ्यास करतो ना, मला वाटतं काय लिहून ठेवलंय, काय कोणत्या मध्ये यूज करायला पाहिजे. व्हरायटी मार्गदर्शक पेशंट सकाळी उठल्यापासून शिवा देणारा लास्टपर्यंत त्यांच्यापर्यंत टायफॉइड प्रॉब्लेम कमी आहे. जोरजोरात बोलणारे काली आयोग सारखे पेशंट त्यांच्या घरात बघा, पोटॅशियम चॅनल सगळे ब्लॉक, सगळे हार्ट पेशंट. आणि एकदम ना असं प्राऊडली सांगतात बरं का, माझ्या आजीला होतं, मला पण आपण म्हणायचं मधून राहील काय पकडून नाही स्वतः असतो. चलो चलो चलो, तुम्हाला ही नॉलेज कळावं लागेल. तुम्ही स्वतः डॅमेज तर करणार आणि पुढच्यालाही डॅमेज करू शकता असे हे शब्द आहेत. म्हणून मला ना पाणीमध्ये जीवन चालतंय मी तर ॲनालिसिस केलं, पण शब्दाला आहे ना परब्रह्म म्हणलेलं गेलं. एवढी इम्पॉर्टन्स आहे. कधी कधी ते अप्लाय करताना मी बहिरे मुके सगळे अप्लाय करत असतो. कोणत्या ऑफिस सुट्टी असेल हे कोणतं तुमच्यासाठी खास सांगतो. तुमचे शब्द दुसऱ्याच्या हृदयात. ventricular dilatation, enlargement of heart chamber limited, left ventricular pressure, initially effective adaptive mechanism and then mechanism inadequate and cardiac output decrease. एकदा डायलेटेशन झालं की कार्डियक आउटपुट कमी होतं, एवढं लक्षात ठेवून चालते. फ्रँक स्टर्लिंग लॉ हा एमसीक्यू येऊ शकतो. इनिशियली इन्क्रीज वेनस रिटर्न रिझल्ट इन इन्क्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. सुरुवातीला काय होतंय की वेनस रिटर्न फास्ट येते म्हणून कार्डियक आउटपुट तर फास्ट होतात, पण लॅटर इन्क्रीज इंट्राव्हेंट्रिक्युलर फिलिंग आणि मायोकार्डियल स्टेज तेवढा इफेक्ट पडत नाही. मग आता ओव्हरलोड होऊन जातं त्या मसलला आणि मसल कॉन्ट्रॅक्ट करत नाही. फिलिंग झाल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे, ते कॉन्ट्रॅक्शन बघायला मिळत नाही आणि इथंच हा लॉ कामाला येतो. आणि सुरुवातीला पेशंट बरा पण लगेच एकदम कोलॅप्स होण्याचे चान्सेस आहेत त्या स्टार्लिंग लॉ त्याचा काढला की तिथे मायोकार्डियल स्ट्रेस झाल्यामुळं रिझल्ट इन इनइफेक्टिव्ह कॉन्ट्रॅक्शन होत नाही. म्हणून लास्ट हायपरट्रॉफी इन्क्रीज द मसल मास, cardiac wall thick in response to chronic dilatation and heart muscle poor really contract, increase in oxygen need, poor contraction artery circulation, prone to ventricular dysrhythmia and sudden cardiac irregular beats होतात आणि पेशंटची डेथ होतात. शॉर्ट सांगायलो त्याची पुढे अजून खूप गोष्टी येणार आहेत. कार्डियक हायपरट्रॉफी, ventricular dilatation, फ्रँक स्टार्लिंग लॉ कळायला पाहिजे. हे सगळं काही मेकॅनिझम आहे. हार्ट हळूहळू फेल होताना हे सगळं होणार आहे. डायलेटेशन, स्टार्लिंग लॉस, हायपरट्रॉफी, लंग्सचे सिम्पटम्स सांगितले तुम्हाला, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग. पण ते कोणाच्या रिलेशनमध्ये अलर्जीच्या नाही. वॉकिंग, टॉकिंग, हा कधी पेशंट असं म्हणतात बोलताना दम लागतोय, तो लंग्सचा प्रॉब्लेम नाही, हार्ट रिलेटेड आहे. एकदम गळून गेल्यासाठी फटिकनेस हे आले हार्टच्या रिलेशनमध्ये आहे. बोलता ते चुकतात. आणि सगळ्यात लास्ट कधी कधी काय होतं की असे लोक कठोर असतात. मी ह्याच्यामध्ये ना ऑरम बेल्टला पर्टिक्युलर घेत असतो. त्यांच्या लाईफमध्ये होतेच हे ना लवकर मरण पत्करत नाही. तेव्हा मी मध्ये बोलताना इकडे साईडला असतो आपलं लीडवर मेटल ग्रुपवाले मरण नाही. त्याचं आयुष्य फार मोठा आहे. कणखत आजी आता तरी सोडत नाही.
अजिबात सोडत नाही ते मेटल ग्रुपचे जास्त ते शेवटी ना आता एवढं हार्ट जरी वीक झालंय तरी ते हार्टला थोडंसं शेप चेंज करून घेतील त्याची ऍक्टिव्हिटी बाहेरच्या कमी करून घेतील ओके ते चेंज शेप इन हार्ट वगैरे सगळं केल्यानंतर शेवटी हार्ट फेल्युअरच्या पेशंटमध्ये शेवटी असं बघायला मिळते व्हेंट्रिक्युलर रिमॉडेलिंग अँड कार्डियक रिमॉडेलिंग म्हणजे हार्टचं स्ट्रक्चरच थोडं चेंज होते आणि थोडंच हार्ट काम करतात ना अजून पुढच्या 5 वर्षात म्हणजे हार्ट फेल्युअर होऊन 15 वर्ष झाले तरी पेशंट जगून आहे हे असे कारण आहे वो क्या है उसके पीछे कान चले गए कान तो पक्के चले गए सांगतो मला अजून तो काय रेफर टू चेंज इन साइज शेप स्ट्रक्चर अँड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट आफ्टर इंजुरी टू मायोकार्डियम त्यांना थोडे थोडे अटॅक बसत राहतात इश्यूनिक अटॅक असे काही घाबरत नाही त्या गोष्टीला आणि रिमॉडेलिंग व्हायला खूप जास्त अल्कोहोलिक पेशंट असताना त्याच्यामध्ये पण असं बघायला मिळतं पण ते नंतर मी सांगतो चांगल्या प्रकारे हे सगळं काही क्लिअर आज आपण शिकलो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट काय होऊन जाईल दोन्ही तर पहिलं सुरू आहे ना राईट साइड ऍक्टिव्हेशन ऑफ सिम्पॅथेटिक नर्व्ह सिस्टम इन्क्रीज हार्ट रेट आर्टरियल अँड व्हेनस vasoconstriction followed by sodium and water retention remodeling of the heart strengthening of the myocardium and ventricular hypertrophy कधी-कधी नर्व सिस्टम स्टिम्युलेट होत नाही पण डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो मुळे काय होते आरएए मेकॅनिझम ऍक्टिव्हेट होते आणि त्याच्यामुळे आर्टरियल व्हेनस सॉल्ट आणि स्ट्रेच म्हणून मी नेहमी सांगत असतो हार्ट कडून ब्रेन आणि ब्रेन कडून किडनी आणि हार्ट कडून डायरेक्ट किडनी आणि त्यात ब्रेन हे मेकॅनिझम आहे हार्ट फेल्युअर तर तुमचा पेशंट कोणत्या 2 झोन मध्ये आहे त्याची तुम्हाला मेडिसिन पाहिजे पण डिग्रीजॅनिस कुठून येत आहे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो तिकडून डिजिटॅलिस आणि ॲडोनिस तिकडून येईल तुम्हाला ऍक्टिव्हेशन ऑफ नर्व एवढा फरक आहे सिम्पटम मध्ये सुद्धा कार्डियक फेल्युअर सायकल सुद्धा असं म्हणलं जातं याला आणि ही कार्डियोजेनिक शॉक मध्ये सुद्धा होती ॲडोनिस सुद्धा वाचू शकता हे व्हेंट्रिक्युलर रिमॉडेलिंग झाली थोडं स्ट्रक्चर मध्ये चेंजेस होऊन जातात एंड रिझल्ट सगळं होऊन सुद्धा रिमॉडेलिंग होऊन सुद्धा एक दिवस येतोच त्या ठिकाणी ॲक्यूट डिकम्पेन्सेटेड हार्ट फेल्युअर पल्मोनरी इडिमा आणि मेडिकल इमर्जन्सी होऊन जाते सडन डेथ होऊ शकते अशा वेळेस क्लासिफिकेशन न्यूयॉर्क कॉलेज क्लासिफिकेशन मध्ये आज पण आपण हेच वापरतो क्लास 1 to 4 आणि ए बी सी डी असे 4 राईट क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 असं सुद्धा त्याला यूज करतात फर्स्ट फेल्युअर 1 2 3 असं लिहिलं जातं कशावरून काय नाही हे त्याला क्लासिफिकेशन सिम्पटमवरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे तर तुम्ही सुद्धा पेशंट आल्यानंतर हे थोडं क्लासिफाय करायला शिका जर का त्याला काही असेल तर बघा माइल्ड हार्ट फेल्युअर नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे अर्थ कळाला का म्हणजे दररोज आपण जे जेवण करतो चालतो नॉर्मल चालणं कळलं नाही ना नॉर्मल चालणं नॉर्मल वर्किंग त्याचा काही इफेक्ट त्याच्या बॉडीवर पडत नाही नो कॉजेस अँड यू फटीग रॅपिड इरेग्युलर हार्टबीट अँड शॉर्टनेस ऑफ माइल्ड सिम्पटम काय राहते माइल्ड इडिमा राहतो सुरुवात पायाकडे काय राहतो माइल्ड तास सेकंड स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आता त्याला थोडंसं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिमिटेशन आलं पेशंट काय म्हणतो की नॉर्मल मी दुकानापर्यंत चालत जातो ना दुकानापर्यंत जायला मला 5 मिनिटाच्या ऐवजी 7 मिनिटं लागतात ते 2 लागतात हे सुरू झालं हार्ट फेल्युअरचं साईन कम्फर्टेबल ॲट रेस्ट आराम केली बरं वाटतं बट ऑर्डिनरी फिजिकल ऍक्टिव्हिटी रिझल्ट इन फटीग रॅपिड इरेग्युलर हार्टबीट अँड शॉर्टनेस ऑफ आणि इडिमा वाटतो पायाकडला मॉडरेट मध्ये मार्क लिमिटेशन ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी कम्फर्टेबल ॲट रेस्ट बट लेस दॅन ऑर्डिनरी ऍक्टिव्हिटी कॉजेस फटीग रेग्युलर वाढत जाते आता पहिल्यापेक्षा जास्त टाइम लागतो त्याला तिथपर्यंत पोहोचायला दररोजची ऍक्टिव्हिटी जेवण करताना सुद्धा टाइम जास्त लागतो बरेच जण लेडीज असं म्हणतात की पहिले माझं जेवण फास्ट होतं आता मला खूप वेळ लागतोय अशा पेशंटला सुद्धा थोडंसं चेक करत त्याला प्रॉब्लेम राहू शकतात राईट असं कोण म्हणतंय बघा लहानपणापासून मर्जेपर्यंत एकच ऑर्गन आहे तुम्हाला पर्सिस्टंट वर्क
सगळ्यात कमी रेस्टिंग फेज असलेला, म्हणजे रेस्ट करण्याचं टायमिंग सेकंद मायनर सेकंद मध्ये आहे, तुम्ही वाचताय विसरून गेला. कार्डियक रेस्ट 0.0, वो खाओ बहुत खींच खींच के पढ़ाई करते हमने. और एक रेशियो था रेडॉक्स रेशियो लंग्स के अंदर का, वो भी खुल गया. एक आरक्यू बोल के भी था, उसको तो वाट लगा दी बाइक. ये सब इंपॉर्टेंट है ये पटना मेडिकल के अंदर. अच्छा पहले क्यों नहीं बता, आपकी गलती ना. क्लास 4 सीवियर अनेबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी. अब वो बैठे और उठे तो भी उनको डिफिकल्टी हुई थी. राइजिंग फ्रॉम टर्निंग इन द बेड तभी भी डिफिकल्ट. 2 वर्ड बोल रहे तो भी हाफ तो सांस उनको लेने नहीं आ रही इतना. ये सब आ जाएगा क्लास 4 में. HF हार्ट फेलियर 4th नंबर का. ये उसके टाइप है. तो 4 सिम्टम ही है, लेकिन 4 सिम्टम के साथ बाकी के बहुत कुछ. ABCD उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो. ये पढ़ने के बाद तो भी थोड़ा खुद के लिए तो भी प्रिकॉशन लेंगे. दूसरे को जान दो, दूसरे का हार्ट कुछ भी रहने दो. प्राइमरी रिस्क फैक्टर इज अ करोनरी आर्टरी डिसीजेस. और उसके अंदर आपको मालूम है 4 फैक्टर जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े थे. हाइपरलिपिडेमिया, स्मोकिंग, जो भी थे 4 वो बाद में अपना वो सब आने वाला है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हो ऐसा लिखने का बोलूँ मैंने, करोनरी आर्टरी डिसीज CAD एंड एडवांस एज, राइट. कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर पहले से जिसको हाइपरटेंशन है वो हार्ट फेलियर में जा सकता है, डायबिटीज वाले जा सकते हैं, टोबैको यूज वाले भी जा सकते हैं, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, VHD एंड हाइपरवेलेमिया. ये सब दौड़ेंगे किधर, हार्ट फेलियर की तरफ. डिसऑर्डर ऑफ कोरोनरी आर्टरी, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोमायोपैथी, एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड हार्ट वॉल डिसऑर्डर, ये सब हार्ट फेलियर की तरफ है. तो अच्छा है सभी से, राइट. कॉलेज के अंदर हेडिंग याद रखो, हर हेडिंग के ऊपर एक अलग मेडिसिन है. इम्पेयर कार्डियक फंक्शन, CHD, कार्डियोमायोपैथी, रोमेटिक फीवर, इंडोकार्डिटिस, इन्फ्लेमेटरी भी है, इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिसीज भी है यहाँ पे. इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड, इसके अंदर हाइपरटेंशन, वॉल डिसीजेस, एनीमिया एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट. इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड, जहाँ पे फेरमेट सबसे बेस्ट मेडिसिन. एक्यूट नॉन कार्डियक कंडीशन, ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड, हाइपरथायरॉइड एंड फीवर एंड इन्फेक्शन. नॉन कार्डियक कंडीशन ऐसा लिखा हुआ, इसलिए कार्डियक के अंदर कॉज नहीं है, बाहर कॉज है. और सबसे ज्यादा बाहर कॉज थायराइड रिलेटेड है. फिर से एक बार, पहले थायराइड और बाद में हार्ट प्रॉब्लम. पहले थायराइड और बाद में हार्ट प्रॉब्लम, वो भी हार्ट फेलियर. क्योंकि T3 T4 रेगुलेट्स द हार्ट बीट, ऐसा लिखा हुआ था लॉन्ग एगो फर्स्ट ईयर में. क्या था फंक्शन? TSH, T3 T4 हार्ट के रिलेशन में भूल गए. यही खासियत है. तो क्या क्या काम में आ रहा है. और आपके पास ऐसे सिंपल पेशेंट नहीं जाते, आप छोड़ दो सर्दी खांसी वाले पेशेंट आएंगे. आप सुपर स्पेशलिस्ट, पेशेंट 3 डिसीज लेके आने वाला, तो आपको इतना सोचना पड़ेगा. फिर वो इंजेक्शन देने का काम होगा, वो छोड़ दो. हाइपरथायरॉइड, फीवर एंड इन्फेक्शन. कॉलेज के अंदर और बहुत कुछ एक बार पढ़ लो पूरा. सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक. सिस्टोलिक लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, गेट डिक्रीज CO, एंड डायस्टोलिक डिक्रीज फीलिंग प्रीलोड. ये होगा दोनों की साइड. लेफ्ट साइडेड वर्सेस राइट साइडेड. लेफ्ट वेंट्रिकल लंग्स की वजह से और राइट वेंट्रिकल पेरिफेरल की वजह से. अच्छी तरह से याद रखो, सिम्टम आने वाले वैसे. पेरिफेरी बोले तो क्या और लंग्स बोले तो क्या. इसका एक एग्जांपल बता देता मैं, क्यों ये लेफ्ट राइट आगे चल के देखने वाले अपन, लेकिन फिर भी ये ना वर्सेस जो दे रहा ना, ये कॉज है, माइंड ही कॉज है, डायरेक्ट माइंड है.
मैं हमेशा बोलता कि लंग्स अफेक्ट होने की, जैसा अभी ब्रेन हो गया आवर्तन वाला पार्ट, उसको आपने अभी तक क्लियर नहीं किए, लेकिन वो बोल रहा है आपके माइंड में अभी तक वो गया नहीं। लेकिन अपने लंग्स और हार्ट का बता दूंगा। लंग्स के लिए यहाँ पे जितने भी ऐसे रूब्रिक है, देखो इसके पहले भी एग्जाम्पल दे दिया हमने, कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं आया, छोड़ दो बात। कुछ भी ऐसा एंट्री हो गई और आपको ऐसा महसूस हो रहा कि यहाँ पे कुछ तो भी है, यहाँ पे कुछ तो भी समथिंग इज रॉन्ग, यानी डेंजर वाला जो पार्ट है वो आपको महसूस करा के देने वाला जो पार्ट है वो लंग्स है, नॉट ब्रेन। ब्रेन की तरफ सेंसेशन जा रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहा तब आपको महसूस हो रहा। तो ये हवा में कुछ तो भी नॉक्सियस सब्सटेंस है ऐसा बताने वाला आपका ब्रेन नहीं है, आपका लंग्स है ब्रेन के लिए। ब्रेन इज द सेकेंडरी। यहाँ पे समथिंग हैपन्स टू बी बैड, ये लंग्स का है, और वहां पे लंग्स पहले अटॅक होणार, लाईक द इग्निशन, काहीतरी वाईट होणार आहे, ही जाणीव होते ना की ब्रेनला होत नाही। मॅक्सिमम अँझायटी अफेक्ट्स द ब्रीथिंग अफेक्ट्स, नंतर ब्रेन, आणि ब्रेन मग सडनली प्रीसिम्पॅथेटिक, नंतर हार्ट मेकॅनिझम। पण जेवढे सेन्सेशन डिल्युजन्स आहेत ना, समथिंग बॅड, समथिंग बॅड, समथिंग बॅड, फ्युचरिस्टिक, आशावादी, होप, दॅट इज द लंग्स। सगळे लोक रिपीट करतात, ॲम्बिशियस आहे म्हणून नक्सुमिका फर्स्ट अफेक्ट द लंग्स, नॉट गॅस्ट्रिक सिम्पटम। कार्डिओस्पाझम पहिलं तर इपिगॅस्ट्रिक आणि ग्लॉसोफॅरिंजियल नर्व, हायपोग्लॉसल नर्व, खालच्या 4 नर्व जे आहेत ना, आणि मधल्या 2 नर्व हार्टसाठी आणि पहिला ब्रेनसाठी। 12 क्रॅनियल नर्व हे 12 इंडिकेशन आहेत, तर तुमचे 3 मेन पार्टला इंडिकेशन आहेत, लंग्स, हार्ट आणि ब्रेन। ज्याने अभ्यास करतानाच कळतं, नसता हे वाक्य ऐकायचं सोडून द्यायचं, अभ्यास नाही करत, त्याने अभ्यास करताना कळून जाईल, हा सर बरोबर होतं। 9, 10 वाली वाचायची आणि नंतर सांगायचं तुम्हाला हार्टला का कारणीभूत सांगितलं सरांनी, का लिव्हरसाठी कारणीभूत सांगितलं, का स्टमक गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेमसाठी का कारणीभूत आहे सांगायचं। लार्जेस्ट वॅगस नर्व, डोळ्यापासून तर खालच्यापर्यंत लगेच कळून जातं हार्टबीट का वाढलं, गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम। कोण आहे, सत्य काय आहे, कोण स्टिम्युलेट व्हायला, हेच ओळखायचं तुम्हाला। केसीके मध्ये काय ओळखायचं, त्या बॉडीमध्ये कोण स्टिम्युलेट झालं, कसं का, आणि त्या स्टिम्युलेशनमुळे कोणावर तो हवी झाला, कोणतं ऑर्गन डॅमेज करायचं, असं आपला डॅमेज करायला वाचायचं आहे, जास्त स्टिम्युलेट झालं कमी करायचं, थोडंच बॅलन्स करून द्यायचं। लहान लागतेच तर तेच सांग पहिले, मग बघू आम्ही पुढचं काय आहे ते, डिझायर फॉर वॉटर आम्हाला भेटलंच पाहिजे, असं आमची मेडिसिन दिला नॅचरल म्हणून देऊ शकत नाही आम्ही, शॉर्ट म्हणल्याशिवाय। हो, मीठ खात नाही मग घ्यायचं नाही, अरे फेज आहे बॉडीमध्ये मीठ जास्त झाल्यावर आवडतो तो सॉल्ट नॅचरल म्हणून 2 मार्कला मेडिसिन आहे। हिट रिपोर्टिंग मध्ये डिझायर फॉर सॉल्ट दिलंच नाही नॅचरल मोड मध्ये, बघितलं का आतापर्यंत? हिट रिपोर्टिंग काढायचं आणि सॉल्ट डिझायर मध्ये बघायचं, नॅचरल मोड काय फील झाली, त्याला वाटलं की लोक खराब आहे देऊ शकतात मेडिसिन, हे वर्सेस सांगायचं। लंग्सला सगळ्यात आधी आपलं डेंजरस झोन कळतं, त्याच्यानुसार ब्रेन बिहेवियर करतो। म्हणून लंग जेव्हाही पेशंट येऊन असं म्हणतो ना की मला सारखं वाटतं काहीतरी वाईट होणार आहे, काहीतरी असं होणार आहे, तसं, लगेच लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लेम आणि तो कसा स्टिम्युलेट करतो ब्रेनला किंवा हार्टला हे बघत आहे। जसं पेशंट म्हणतो की आवर्जून सोसायटी बोन सिकनेस वगैरे सगळं सगळं ब्रेन रिलेटेड आहे, तो तिथल्या लेवलला पोहोचलेला आहे। आणि कळतं सांगितलं तुम्हाला, शब्द चांगले बोला, कानं चांगले ठेवा, म्हणजे हृदय चांगलं होईल। दात पण कशीच आहेत, पण दातासाठी मी मुंगाचं झोन सांगेल, दातानंतर परत अजून येऊ काही पार्टवर। तर कळालं थोडंसं की लंग्स काय काम करतं, आपल्याला डेंजर झोनपासून वाचवतं। म्हणजे आपल्या अँझायटी हा शब्द जो आहे तो प्युअरली लंगच्या रिलेटेड मध्ये सांगतो, काही जाणीव होते काही, म्हणजे खुद आहे हे सांगणार सुद्धा आपलं लंग्सच आहे, ते ब्रेन नाही, तरी कधी बघितलंच नाही। पण समजा आपण अंधारात चाललो आणि लगेच आपल्या पायाला दूर लागले पण साप नाही होता, ते डायरेक्ट लंग्स नाही, ते डायरेक्ट कोण सांगितलं तुम्हाला?
यू नो. आणि नुसता आवाज आला, तुमचं लंग्स काय करत नाही, ब्रेन काय करत नाही, पण हृदयाची कॉन्ट्रॅक्टिव्हिटी फास्ट व्हायला लागते. दॅट इज इमोशन्स. कानामधून भेटलेली जी ऍक्शन आहे ना, प्रत्येक सेन्सरी ऑर्गन हे प्रत्येक मेन ऑर्गनशी फार कनेक्टिंग आहे. आणि तशीच मॅथमॅटिक्स बनलेली आहे. जर त्याला वाचता आली तर खूप छान, खूप चांगली स्किल डेव्हलप करू शकतो. बरोबर आहे ना? असं वाटत नाही? त्याला खूप अभ्यास लागतो. अभ्यास लागत नाही थोडंसं. हाय आउटपुट वर्सेस लो आउटपुट, हायपर मेटाबॉलिक स्टेट, लिव्हरसाठी खूप छान सांगतो मी. लिव्हर मला चांगले त्यांचे लिव्हर खराब झाले. ॲक्यूट वर्सेस क्रॉनिक, ॲक्यूट मायोकार्डियल इन्फॅक्ट अँड क्रॉनिक कार्डिओमायोपायथी. ॲक्यूटमध्ये डेथ होऊ शकते सडन, क्रॉनिकमध्ये हळूहळू कमी ना पण ते डेथपर्यंत पोहोचणार. सिम्पटम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. कशामुळं? पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हायपरटेन्शन, दॅट इज लंग्स. पण ह्याला कोणाकडे पाठवायचं नाही, चेस्ट फिजिशियनकडे पाठवायचं नाही, म्हणजेच पल्मोनॉलॉजिस्टकडे पाठवायचं नाही. आणि कार्डियक प्रॉब्लेम कसा ओळखायचा? चालताना स्वेलिंग ऑफ द फीट्स अँड लेग्स, क्रॉनिक लॅक ऑफ एनर्जी. बघा हे फार सिम्पटम मस्त आहे. मला सगळ्यात हर्टवर हेच आवडतं सिम्पटम. ते इतकं गळून जातात आणि त्यांना सगळे टेस्ट नॉर्मल येतात. असं सगळं चेक करून पाहिलं, शुगर बघितलं, थायरॉइड बघितलं, हे बघितलं, ते बघितलं. फक्त आणि फक्त त्यांचं हर्ट बीट वाढतंय, तेवढी पंपिंग होत नाही आणि तेवढं ऑक्सिजन मिळत नाही. म्हणून त्यांना बघा एनर्जी हा शब्दच असा आहे. पेशंट एनर्जी वापरला ना की ऑक्सिजनच बनायचं. ताकदीला थोडं स्ट्रेंथ पाहिजे. स्ट्रेंथ म्हणजे काय? सगळं आलं, विटॅमिन सगळंच आलं स्ट्रेंथ. एनर्जी म्हणजे काय? ऑक्सिजन. एनर्जीच नाही आजकाल. डिफिकल्टी स्लीपिंग ॲट नाईट ड्यू टू द ब्रीथिंग प्रॉब्लेम. बघा रात्री झोप येत नाही. सगळे ॲनिमल तर बघू शकता तुम्ही. स्वॉलन अँड टेंडर ॲब्डोमेन विथ लॉस ऑफ ॲपेटाईट. काही न खाता पोट गच्च राहणं. बघा लिव्हरचं कंजेशन इंडिकेट करायला. पुढे कफ विथ फ्लोदी स्पुटम. हे फ्लोदी एक शब्द इम्पॉर्टंट आहे. त्याला आपण पुढे एंडोकार्डायटिस मध्ये घेऊ. इन्क्रीज युरिन ॲट नाईट. बघा परत डायबिटीज लागते सिम्पटम्स. increase urination at night, confused and or impaired memory. थोडं लोक फिरायला लागतात. ठीक आहे. सिम्पटम लेफ्ट साइड हार्ट फेल्युअरचे, पर्टिक्युलर लेफ्ट साइड तिकडून घ्या. रेस्टलेसनेस, कन्फ्युजन, आर्पनिया, ट्रॅकिकार्डिया, एक्झर्शनल डिस्निया, सायनोसिस, ब्लड थिन स्पुटम, wheezing sounds, crackles, cough, elevated pulmonary capillary wedges pressure and proximal nocturnal dyspnea. लेफ्ट साइडला रात्री श्वास घ्यायला त्रास होतो. राईट साइड मध्ये पण येतात प्रॉब्लेम. हे त्याचे सिम्पटम झाले. वाचले. फटीगला लक्षात ठेवा. त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलू आपण. काही मेडिसिन आपल्या खूप टॉप आहेत. त्याच्यात लॅकेसिस खूपच बेस्ट मेडिसिन या कंडिशनसाठी. Attack of severe shortness of breath, coughing that generally occurs at night. It usually awakens the person from sleep and may be quite frightening. है ना? Causes caused in part of depression of respiratory center during sleep, hypoxic condition, which may reduces arterial oxygen tension, particularly in patient with the reduced pulmonary surface. Also in horizontal position, there is a redistribution of blood volume from the lower extremity and splenic bed to the lungs. या सगळ्या गोष्टी त्याला रात्री श्वास घ्यायला त्रास होतो. आणि त्याला लॅकेसिस होतं, पायच नाही. बरोबर आहे? स्लीपला तर पायच नाही. त्यांना तर जास्त डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हायला पाहिजे. ब्लड येणारच नाही. सेकंड वाक्य काय वाचलं तुम्ही? रिडिस्ट्रिब्युशन ऑफ ब्लड व्हॉल्यूम फ्रॉम द लोअर एक्स्ट्रीमिटीज का करत नाहीत म्हणून सांगतो मी तुम्हाला. बघून घ्या. सीना बेबी आहे ना, लहानपणी खूप रडते. ती रात्री झोपेत मोठं रडते. भूक लागत नाही तिला. बघून घ्या नंतर. कोणतं इरिटेशन तिला काय करतो. लिटिल इफेक्ट इन नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल, बट इन पेशंट विथ feeling left ventricle, and there is a significant reduction in vital capacity and pulmonary complaints with the resultant shortness of breath. बस या इथं आजचा पाठ संपू. त्याच्याबद्दल मेडिसिन वाचून घ्या तुम्ही.
खूप छान मेडिसिन आहेत. उद्या एक इन्व्हेस्टिगेशन करून हार्ट फेल्युअर होता. आल्यानंतर मॅडमला समोर आणतो. त्या मॅडम औरंगाबादची कॉलेज होतं. त्याची केस होती फर्स्टसाठी खूप जुनी केस होती. 2006-7ची केस होती. ती मुलगी इंजिनिअरिंग झाली. तिला हार्ट प्रॉब्लेम होता. पण आता ते सायनोसिस रडत होती ना तर ब्ल्यूइश पडत होती. आणि ऑपरेशन ते सांगत होते फक्त केलं तर अनसक्सेस राहू शकतो. परिस्थितीला रिझल्ट पूर्ण परिस्थितीला आणि कव्हर करून 4-5 वर्ष दिला. पहिल्या 30मध्ये काही दिवस कंटिन्यू रिकरंट इन्फेक्शन वगैरे कान वगैरे सगळे इन्व्हॉल्व होतं. 1 वर्षानंतर मग 200 वीकली, कधी मंथली 0.1 आणि 3 वर्षानंतर एकदम फिट. कधीच तिला रडताना कधीच तिला सायन्स जाणवलं बंद केली होती. नंतर हार्ट चेक करायला लावलं. खूप 50% रिड्यूस झालं होतं. मला अजून काही दिवस अशी जाऊया पूर्ण तरी 2 इफेक्ट कमी झालेला आहे. एकदम नॉर्मल फिट फाईन वगैरे गोष्टी ओके आहे. आल्या तर मॅडम एक्सप्लेन करू. खूप छान केलेलं केस व्हिडिओज नाही मॅडम पण छान केस खूप चांगले केसेस येतात. बोला आज तारीख आहे